अब आगे की बातें डिस्कस करने से पहले मेरा एक सवाल है और उसी सवाल से मुझे कुछ खास चीज़ें आपकी नॉलेज के बारे में पता चलेगी। बहुत ही सिंपल प्राइमरी स्कूल लेवल का एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं कह रहा हूँ कि मुझे से ₹1 लाख अमाउंट एक प्रॉफिट अर्न किया है और उसका 20% अमाउंट क्या होगा ये जानना है। तो इसका 20% जानने के लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई और क्या डिवाइड करना है ये आपको बताना है। तो बताइए क्या करें इसके अंदर। मल्टीप्लाई करना है 20 से और डिवाइड करना है 100 से। जवाब आपका बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई 20 से करना है, डिवाइड 100 से। लेकिन ये इस बात को साबित करता है कि आपको रियलिटी में परसेंटेज का कंसेप्ट नहीं पता, आपको परसेंटेज का सिर्फ रट्टा लगा हुआ है, जिसकी वजह से कुछ एक क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे आने वाले टाइम में, लेकिन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आप लगातार कंफ्यूज होते रहेंगे क्योंकि आपको लॉजिक नहीं पता परसेंटेज का। अगर मेरे से पूछा जाता कि परसेंटेज निकालनी है 1 लाख की, तो मैं जवाब देता डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। आपने जवाब दिया मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, डिवाइड करेंगे 100 से। मेरे जवाब में और आपके जवाब में सिर्फ इतना फर्क है कि आप पहले मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हो और मैं पहले डिवाइड करने के लिए। और डिवाइड का ही रियलिटी में यहाँ पर सारा का सारा खेल है। तो अब मैं सबसे पहले आपको डिवीजन की इंपॉर्टेंस बताता हूँ, क्योंकि मेन डिवीजन है। एक बार आपको सही तरीके से सही नंबर से डिवाइड करना आ गया तो उसके बाद कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। समझाने के लिए परसेंटेज से पहले मैं आपको प्रोपोर्शन और रेशो को एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि जो परसेंटेज है वो भी कुछ और नहीं है बल्कि एक किस्म का प्रोपोर्शन ही है। तो मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ। मैं मान के चलता हूँ एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर 3 पार्टनर जिनके नाम है A, B एंड C, और इन्होंने अपनी एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड कर रखी है। वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2 और उन्होंने कुछ प्रॉफिट भी अर्न कर लिया है। जो प्रॉफिट उन्होंने कमा लिया है ₹2 लाख और हमें इस रेशो में ये प्रॉफिट डिवाइड करना है। वैसे आप लोगों को पता है क्या करना होगा, लेकिन मैं अब अपने तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हम कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक है। 5:3:2 ये रेशो है जिसमें प्रॉफिट ₹2 लाख डिवाइड करना है। 2 लाख और 2 करोड़ रुपीस और 20 लाख को इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन है कि इनके प्रोपोर्शन क्या कहते हैं। 5:3:2 का मतलब है जो भी हमने प्रॉफिट कमाया उसमें से 5 हिस्से करके A को दे दिए जाएंगे, उसी में से 3 हिस्से B को दे दिए जाएंगे और 2 हिस्से C को दे दिए जाएंगे और टोटल अमाउंट जो भी है वो इस तरह से बांट दिया जाएगा। तो क्योंकि टोटल में से 5 A को भी देने हैं, प्लस B को भी 3 देने हैं और प्लस C को भी 2 देने हैं, हमें कुल 10, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 आ गई है, कुल 10 शेयर्स में अपने प्रॉफिट को डिवाइड करना है और उसके बाद एक एक करके उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। तो क्योंकि इसका शेयर टोटल 10 है, 10 से अगर डिवाइड करें तो एक प्रोपोर्शन की वैल्यू आती है 20,000 और एक प्रोपोर्शन की वैल्यू 20,000 आ गई तो आप A का शेयर, B का शेयर और C का शेयर क्या होना चाहिए बता सकते हैं। चलिए A का अब 5 शेयर है, पूरा शेयर का मतलब क्या है 5/10 शेयर है, यही तो था ना। 5 हिस्से देने हमें A को आउट ऑफ टोटल 10 और इसकी कैलकुलेशन की हमने तो आसानी से अब कर सकते हैं क्योंकि आपको सिंगल अमाउंट का पता है। वैसे चलो आपके तरीके से मैं बता देता हूँ। 2 लाख रुपए इसके 10 हिस्से किए जाएंगे, 20 आएगा और फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आएगा, जो कि रियलिटी में सीधा यहाँ से भी निकाला जा सकता है। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 भी 1 लाख होता है। चलिए B के 3 हिस्से हैं 10 में से, कुल 10 हिस्से किए गए जिसमें से 3 हिस्से, तो 3/10 शेयर है, कुल 2 लाख रुपए जिसके 10 हिस्से किए गए हैं और इसके 3 हिस्से। तो इसलिए मैं डिवाइड पहले कर रहा हूं ताकि पता चल सके कि एक पोर्शन एक प्रोपोर्शन कितना है और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका जवाब आएगा ₹60,000, जो कि डायरेक्टली निकाला जा सकता है। 20,000 का एक पोर्शन है तो 3 पोर्शन की वैल्यू तो 60,000 होनी ही चाहिए। C 2/10 शेयर है, 2/10 10 हिस्से हुए जिसमें से 2 C के हिस्से आए हैं। टोटल था 2 लाख रुपीस, 10 हिस्सों में बांटा, पहले डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई, जवाब आया 40,000। अब आप कहेंगे सर पहले भी मल्टीप्लाई कर लेते तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता, अब जा देखो ध्यान से। अब अगर आपको पता चल चुका है कि ये 1 लाख है, कितने शेयर हैं 1 लाख? 1 लाख सारा प्रॉफिट नहीं है, सारा प्रॉफिट था 10,
सिर्फ 5 हिस्से किए गए तो उसकी वैल्यू आई 1 लाख। यहाँ पर 60,000 है, ये टोटल नहीं है 60,000, टोटल तो 10 था, लेकिन उसमें से जो 3 पोर्शन थे, 3 शेयर थे, उससे वैल्यू आई है 60,000। और ये भी पूरा प्रॉफिट नहीं है 40,000 रुपीज, 10 हिस्से में से केवल 2 हिस्सों की वैल्यू जो है वो है 40,000। अब देखिए प्रपोर्शन कैसे हमारी हेल्प करती है फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजी बनाने में। ये 1 लाख रुपए हमें पता चल चुका है 5 प्रपोर्शन की वैल्यू, 5 प्रपोर्शन की वैल्यू। तो अगर मैं यहां से 1 प्रपोर्शन की वैल्यू जानने की कोशिश करूं और फिर यहां से 1 प्रपोर्शन की वैल्यू जानने की कोशिश करूं और यहां से 1 प्रपोर्शन की वैल्यू जानने की कोशिश करूं, तो क्या जवाब आएगा? ये ध्यान से समझ लेना, 1 लाख रुपए लेकिन 5 प्रपोर्शंस की वैल्यू। तो अगर मैं 1 लाख रुपीस को डिवाइड बाय 5 कर दो तो सिंगल प्रपोर्शन का पता चल जाएगा 20,000, जो कि पहले जो निकाला था टोटल उसके बराबर ही होगा। यहाँ पे देखते हैं, अब ये 60,000 जरूर है, लेकिन ये कितने प्रपोर्शंस की वैल्यू है? ये 10 में से 3 प्रपोर्शंस की वैल्यू। तो क्योंकि ये 3 की वैल्यू 3 से डिवाइड करें तब भी हमें पता चल जाएगा कि अमाउंट कितना है 20,000। यहाँ पर 40,000, लेकिन 40,000 तो 2 प्रपोर्शंस की वैल्यू है। तो क्योंकि ये 2 प्रपोर्शन की वैल्यू, तो 40,000 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तब भी जवाब कितना आएगा 20,000। रियलिटी में आप एक रेशो के अंदर आने वाली जितनी भी वैल्यूज है उनमें से कहीं से भी कैलकुलेशन करेंगे, चाहे टोटल से करें और चाहे किसी इंडिविजुअल पर्सन से, आपकी वैल्यू सिंगल प्रपोर्शन की हमेशा सेम आएगी। और सिंगल प्रपोर्शन की वैल्यू जानने के लिए हमेशा डिवाइड ही करना पड़ता है। एक बार आपको पता चल जाए कि आपके पास जो वैल्यू है टोटल कितने पोर्शंस की वैल्यू है, उसको उसी नंबर से अगर डिवाइड कर दे तो सिंगल पोर्शन का तो पता चल ही जाएगा ना। और इसका एडवांटेज है कि आप फटाफट कोई भी आपसे सवाल पूछा जाए आसानी से जवाब दे सकते हैं। लाइक अगर मैं तुम्हें यहाँ से पूछ लूँ कि बताओ टोटल प्रॉफिट कितना है, तो आप कहीं से भी बता सकते हैं। सिंगल प्रपोर्शन तो एक ही जवाब है 20,000, और यहाँ पे हमें पता है 2/10, तो मतलब टोटल तो 10 होगा ना। हमने जो कैलकुलेशन किया वो सिर्फ 2 पोर्शन की कैलकुलेशन की हुई थी। नीचे लिखा है 10, तो मतलब कुल 10 पोर्शन की वैल्यू क्या होगी? 2 लाख होगी। चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे सिंगल प्रपोर्शन जो शुरू में निकाला था वहाँ से निकालो। इसके और बेनिफिट देखिए क्या हो सकते हैं। मैं कहता हूँ कि से एक हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, जिसके अंदर 3 पार्टनर्स हैं जिनकी रेशो 5:3:2 है। 3 पार्टनर्स हैं, उनकी ये रेशो आ गई है, ए है, बी है एंड सी है। अब जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर हमें एक पार्टनर की कैपिटल का पता चल जाता है। से मैं कहता हूँ कि इसकी कैपिटल का हमें पता चल गया कि इसकी कैपिटल है से ₹45,000। अगर अब आपको प्रपोर्शंस का पता है, प्रपोर्शन क्या कहते हैं, कैसे उनको यूज किया, तो आप बिना किसी हार्ड कैलकुलेशन के टोटल कैपिटल, ए की कैपिटल, सी की कैपिटल, सबके जवाब दे देंगे। कैसे? आपको पता है कि ये 45,000 रुपीज उसकी कैपिटल है जिसके पास 3 प्रपोर्शंस है। क्योंकि ये 3 प्रपोर्शंस की वैल्यू है, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं तो सिंगल प्रपोर्शन का तो पता चल ही जाता है 15,000 होगा। और अगर सिंगल प्रपोर्शन 15,000, तो जिसके पास 2 प्रपोर्शंस हैं, 2 रेशो में अमाउंट है, तो उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? 30,000 होना ही चाहिए। इसमें कौन सा हार्ड एंड फास्ट कोई मैथमेटिक्स लग रहा है। और इसके पास तो 5 प्रपोर्शंस है, तो इसका ना 15,000 एक है, तो 5 प्रपोर्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? होनी चाहिए 75,000। और टोटल कितनी होनी चाहिए? अरे पता है टोटल ये 10 है, तो इसका अगर 10 टाइम्स कर दे तो 1,50,000 जवाब होना चाहिए। इन सबको जोड़ दीजिए तब भी आपको जवाब 1,50,000 मिल जाएगा। तो आपको अगर प्रोपोर्शन का यूज करना आता है तो आप हमेशा पहले क्या करेंगे? डिवाइड। एक बार डिवाइड कर देंगे, उसके बाद बिना किसी हार्ड कैलकुलेशन के किसी का भी जवाब दिया जा सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं कि से पार्टनर 4 कर देते हैं, ए, बी, सी एंड डी, और उनकी रेशो कर लेते हैं से 5:4:3:2। अब यहाँ पे किसी का भी कोई भी अमाउंट आपको अगर पता चल जाता है, ऐसे इसी का अमाउंट हमें पता चल गया से ₹50,000, तो देखिए कितनी आसानी से हम सबके अमाउंट बता सकते हैं अगर आपको प्रपोर्शन को यूज करना आता है। सबसे पहले टोटल कैपिटल अगर जाननी है, ये टोटल कैपिटल, तो हम देखेंगे 5, 4, 9 और 3, 12 और 2, 14। टोटल 14 प्रपोर्शंस थे, 14 शेयर्स थे, जिसमें से 2 की वैल्यू है। पहले तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो सिंगल की वैल्यू पता चल जाएगी 25,000। एक प्रपोर्शन 25,000 का है, तो 14 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 से, टोटल कैपिटल का पता चल जाएगा। 25 × 14 करने पर आ रहा है 3,50,000।
किसी भी पार्टनर की इंडिविजुअल जाननी है तो भैया 5 है, इसकी प्रोपोर्शन 25,000 का एक है तो ये होना चाहिए 1,25,000। 4 है तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दे तो 100 के आ जाएगा। 3 है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75,000 के, और ये आ जाएगा 50 के। तो है यहाँ पे, इन सबको ऐड कर लीजिए, 3,50,000 आपका आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे जब भी प्रपोर्शन दिए जाते हैं, रेशो दिए जाते हैं, पहले डिवाइड करना चाहिए, और डिवाइड इस हिसाब से करना चाहिए कि मुझे सिंगल प्रपोर्शन की वैल्यू का पता चल जाए। एक बार सिंगल प्रपोर्शन का पता चल गया तो अपनी मनपसंद प्रपोर्शन में आप उसे आसानी से बदल सकते हैं। अब इसी चीज को परसेंटेज के साथ भी अप्लाई करके देखते हैं। परसेंटेज भी कुछ नहीं होती, परसेंटेज भी इसी तरीके का एक प्रपोर्शन ही होता है। अब परसेंटेज को समझने की कोशिश करते हैं, क्या मतलब होता है परसेंटेज का। जब हम बोलते हैं कि हमें 20% जानना है, तो मतलब जानना क्या है। सेंट 100 को डोनेट करता है, 100 की तरफ इशारा करता है, तो सेंट मतलब 100, 100वां हिस्सा। 20% का मतलब है जो भी अमाउंट है उसके पहले 100 हिस्से बांटे गए, अब उसमें से 20 की वैल्यू जाननी है, इसीलिए से बोला जाता है 20/100। ये होता है 20% का मतलब 100 में से 20 हिस्सों की क्या वैल्यू है। अब 100 में से 20 हिस्सों की वैल्यू जाननी तो पहले आप डिवाइड कीजिए 100 से, तो आपको एक हिस्से की वैल्यू मिल जाएगी, और जब आपको एक हिस्से की वैल्यू मिल गई है उसके बाद आपको 10, 20, 30, 40 जितने भी हिस्सों की वैल्यू जाननी है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फिर से मल्टीप्लाई नहीं पहले होना है, पहले डिवाइड होना है इस हिसाब से कि हमें 1% एक हिस्से की वैल्यू पता चल जाए, और फिर मल्टीप्लाई करके अपने डिजायर्ड अमाउंट को हम जानते हैं। अब इसकी यूटिलिटी क्या है इसको समझिए। मैं एक फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, जिससे आपको पता चल सके कि परसेंटेज का अगर कंसेप्ट पता है तो कितना आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं कहता हूँ हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गई, जिसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसमें होता है ओपनिंग स्टॉक, और उसमें होते हैं परचेजेस, उसके अलावा होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसके अलावा इसके अंदर से माइनस कर देते हैं अपना क्लोजिंग स्टॉक, और ये हमारे पास आ जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए उसको मैं अब परसेंटेज में कुछ डिवाइड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था उसका 15% ओपनिंग स्टॉक था, और 75% हमारी परचेज हुई है, और उसके अलावा 25% हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, 25% हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस के ले लेते हैं, 30% हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, और ये हमारे हो जाते हैं 120%। तो 20% हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, और 100% हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। मैंने यहाँ पे बात अब परसेंटेज में कर दी है। अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक वैल्यू किसी की भी दे दूँ, से मैंने तुम्हें ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट भी बता दिया कि हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है से वो ₹30,000 का है। और अब मैं आपसे सारे सवालों के जवाब चाहता हूँ कि मुझे बताइए कि परचेज कितने की है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने के हैं, क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट कितने हैं, और हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का है। जिन बच्चों ने रट्टे लगा रखे हैं तो वो यहाँ से तो कैलकुलेशन आसानी से कर देते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन करने में उनको दिक्कत नहीं होती क्योंकि 100% उनको पता है, तो बाकी सारी परसेंटेज निकालना आसान होता है। लेकिन जिन लोगों को कंसेप्ट पता है वो कहीं से भी निकालेंगे, उनके लिए बात एक ही बराबर होगी। अब जरा समझिए हमें क्या पता है। हमें 15% पता है, और 15% के मायने क्या होते हैं। 15% का मतलब होता है कुल 100 जो पोर्शन किए गए थे उसमें से 15 पोर्शन हमें नोन है। 100 हिस्से थे, 15 हिस्से हमें पता है, और 15 हिस्से 30,000 वैल्यू कैरी कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो 30,000 है ओनली 15 पोर्शंस की वैल्यू है। आउट ऑफ 100 पोर्शन होंगे 100, लेकिन ये 100 की वैल्यू नहीं है, ये ओनली 15 पोर्शन की वैल्यू है। सो इफ 15 पोर्शन की वैल्यू हमारी 30,000 है, तो बता सकते हो इफ 15% या 15 पोर्शन इज 30,000, देन 1% या 1 पोर्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आपको कहोगे सर 15 की वैल्यू 30,000, तो 15 से अगर डिवाइड कर दे तो आ जाएगा जवाब 2,000। आप जैसे ही इसको डिवाइड करते हैं 15 पोर्शन से, क्योंकि 15 पोर्शन ही है ये, आपको 1 पोर्शन का पता चल जाता है 2000। और सोचो जरा, अगर आपको एक पोर्शन का पता चल गया तो कितने ही पोर्शन का पता लगा लोगे। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अब मुझे 75 पोर्शन का अमाउंट बताओ, तो कोई मुश्किल है क्या। 2000 का एक पोर्शन है, 75 पोर्शन कितने के होने चाहिए, ऐड कर देते हैं 1,50,000 रुपए के होने चाहिए।
बस हो गया जवाब। अब 30 पोर्शन की वैल्यू जाननी है तो एक पोर्शन तो हमें पता चल गया ना 2000 का। अगर एक पोर्शन 2000 का है तो 30 पोर्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 30 पोर्शन की वैल्यू होनी चाहिए ₹60,000। और 20 पोर्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 20 पोर्शन की वैल्यू होनी चाहिए ₹40,000। और 100 पोर्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 100 पोर्शन की वैल्यू होनी चाहिए 2 लाख। यहाँ पर अब मैं ओरिजिनल वैल्यू डाल देता हूँ जो कि थी ₹30,000। अब ऐड और लेस करके देख लीजिए, वैल्यू आ जाएगी। और मजे की बात यह है, सिंगल पोर्शन आप चाहे यहाँ से निकालें, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से या यहाँ से, कहीं से भी निकालें 2000 ही आएगा। क्यों? अगर यहाँ से निकालो तो ये 15 पोर्शन है, 15 से डिवाइड होगा 2000 आएगा, जो कि मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। यहाँ से निकालोगे तो ये 75 से डिवाइड होगा। अरे 75 पोर्शन की वैल्यू है तो 75 से डिवाइड करोगे तो जवाब फिर से आएगा 2000। यहाँ पे अगर डिवाइड करना पड़ेगा तो 30 से डिवाइड करोगे, 30 पोर्शन की वैल्यू है ये, जवाब फिर से आएगा 2000। यहाँ पे डिवाइड करेंगे फिर 20 से, जवाब आएगा 2000। और यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम 100 से, जवाब आएगा ₹2000। तो कभी भी आपको जब भी परसेंटेज को या प्रोपोर्शन को यूज करना हो तो उसमें डिवाइड की जो इंपॉर्टेंस है उसको आपको समझ में आना चाहिए। डिवाइड इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई इतना इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई तो हम कर ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले में पता होना चाहिए कि कहाँ पर किससे डिवाइड करना है। अब अगर ध्यान से देखिए, परसेंटेज में बात थी लेकिन हमेशा 100 से डिवाइड नहीं किया। जब ये 100 पोर्शन होंगे तो 100 से डिवाइड होंगे, जब ये 20 पोर्शन होंगे तो 20 से डिवाइड होंगे, जब 30 होंगे तो 30 से डिवाइड होंगे। हाँ, नॉर्मली जो हम क्वेश्चन करते हैं उसमें हमेशा हमें ये वाले अमाउंट बताए जाते हैं, क्योंकि ये वाले अमाउंट बताए जाते हैं, इसलिए आपका जो तरीका आपने बोला वो सेट हो जाता है कि मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो 100 से। लेकिन हमेशा 100 से डिवाइड नहीं होता। 100 से डिवाइड तब होता है जब वो टोटल वैल्यू हो, 100 प्रोपोर्शन की वैल्यू। अगर वो 100 प्रोपोर्शन की वैल्यू नहीं है तो 100 से डिवाइड नहीं हो सकता। चलो इसी को थोड़ा सा और एनहांस करते हैं और इसकी यूटिलिटी देखते हैं। समटाइम्स क्या होता है, हमें टैक्स वगैरह दे दिए जाते हैं जिसकी वजह से हमारे प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि से हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके अंदर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और उसके अलावा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। हमें पता है कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दे तो हमारी कौन सी वैल्यू जाती है? सेल्स वैल्यू आ जाती है। अब जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हमें बताया गया कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% है कॉस्ट का। ग्रॉस प्रॉफिट 20% है कॉस्ट का। मतलब किसका 20% है? इसका 20% है। मतलब अगर ये 100 है, अगर ये 100 है, हमने जो कॉस्ट है वो टोटल है, तो उस टोटल का 20% ग्रॉस प्रॉफिट है। इसका मतलब हमारी सेल 120% होनी चाहिए। इस चीज़ को और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि से ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इसके अंदर मैं 20% के 5 हिस्से बनाता हूँ। 20%, 40, 60, 80 और ये 100। 20%, 20%, 20%, 20% एंड 20%। ठीक है जी। चलिए, ये है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 100% होगी, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसको एक वैल्यू दे देते हैं। मान के चलते हैं से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये है टोटल ₹4 लाख, 4 लाख। तो अगर 100% 4 लाख है तो बताएंगे 20% कितना होगा? अगर इसका मैं 20% निकला तो कैसे निकलेगा 20%? 20% का मतलब मैं 100 में से 20 हिस्से की वैल्यू जानना चाहता हूँ। तो पहले से डिवाइड करेंगे, 100 से 100 हिस्से बनाएंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो जवाब आएगा 80,000। तो ये भी 80,000 है, ये भी 80,000 है, ये भी 80,000 है, ये भी 80,000 है और ये भी 80,000 है। हमारा क्वेश्चन क्या करे? कॉस्ट का 20% और 20% 80,000 ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेल्स। तो मतलब इसी के अंदर 20 और ऐड कर देते हैं और 20 और ऐड करने के बाद 80,000 और ऐड कर दिया तो हमारी सेल्स हो गई। लेकिन ध्यान से समझ लें, ये सेल्स जो है वो 120% हो गई है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या रही होगी? एक तो है कि आप इन सबको ऐड कर लीजिए। इन सबको ऐड करेंगे तो 4 लाख था पहले, 80,000 और बढ़ा, यही तो हमारा पोर्शन बढ़ा, यही तो ऐड होने में क्या है, तो ये वैल्यू होनी चाहिए 4,80,000। बट अगर आप कंसेप्ट जानते हैं प्रोपोर्शन का तो बड़ी आसानी से आप बिना ये सारी कैलकुलेशन के भी अमाउंट जान सकते थे।
कैसे जान सकते थे? सीधा हमारे को सेल्स जानना है ना, तो मतलब हम 120% जानना चाहते हैं। अब देखो हमें क्या पता था, हमें 4 लाख का पता था जो कि 100% पोर्शन था, 100 शेयर थे वो, तो 100 से डिवाइड किया 1 पोर्शन आ गया। अब आप सीधा 120 से मल्टीप्लाई कीजिए, जब आप 4,80,000 आ जाएगा। रिवर्स में भी देखते हैं, से अगर मैं कहूँ कि हमारी सेल्स का अमाउंट तुम्हें दे रहा हूँ मैं, अब सेल्स अगर मैं दूँ तुम्हें इस सिचुएशन में, तो सेल्स हमारी कितनी होगी? सेल्स हमारी हो जाएगी ₹4,80,000। और अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ हमने प्रॉफिट कितना कमाया, तो आसान है। अब आप समझ लेना कि ये 100 नहीं बल्कि 120 पोर्शन ऐड हो गए। 100 तो ये थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थे 100 पोर्शन, तो अगर यहाँ से आपको कैलकुलेशन करनी होती तो आप 100 से डिवाइड करते। अब अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 100 से कैसे डिवाइड करेंगे, 100 है ही नहीं, ये तो 120 पोर्शन। तो जैसे ही आप 120 से डिवाइड करेंगे सिंगल पोर्शन की वैल्यू आ जाएगी, और सिंगल पोर्शन की वैल्यू आ गई। अब अगर आपको कॉस्ट जानना है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर आपको प्रॉफिट जानना है तो 20 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अपने मन पसंद परसेंटेज में आप चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप परसेंटेज का कंसेप्ट जानते हैं। एक कई बार टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर ऐसा पूछा जाता है, टैक्स की कैलकुलेशन पूछा जाता है कि हमने जो सामान खरीदा उसके अंदर जो वैसे जो उसका प्राइस था, प्राइस जो हमारा था वो था से ₹4,000। फिर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया टैक्स, और टैक्स हमने ऐड कर लिया 25%। अब 25% टैक्स अगर 4,000 का निकाला जाए तो हो जाता है 1250, और उसके बाद फिर हमने बना दिया इसका MRP जो कि हो गया ₹5,250। अब क्वेश्चन में वो कई बार क्या करता है कि आपको ये सारे के सारे अमाउंट हटा देता है और कहता है कि बताइए टैक्स कितना है और प्राइस कितना है। स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं कि अब इसका कैसे जवाब निकालें। देखो बड़ा सिंपल सा है, प्राइस था, टैक्स आपने प्राइस पे दिया, मतलब टैक्स जो है वो प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये अगर 100 था तो 100 का 25% टैक्स था, और इसको जोड़ के MRP जो हुआ होगा वो कितना होगा, 125% हो गया होगा। तो जब आपको पता चल गया कि 100 पोर्शन नहीं है 125 पोर्शन, तो जैसे ही आप 125 से डिवाइड करेंगे आपके पास 1 पर पोर्शन की वैल्यू आ जाएगी। और एक बार 1 पोर्शन की वैल्यू आ जाए तो उसके बाद तो 25 निकालने में क्या परेशानी है, 100 निकालने में क्या परेशानी है, किसी भी तरीके से उसे यूज़ किया जा सकता है। तो एक चीज़ अच्छे से समझ लेना, जब भी हम प्रपोर्शन की बात करते हैं, जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं, तो मल्टीप्लाई पहले करना हमारा फोकस नहीं होता, हमारा फोकस होता है डिवीजन पे। डिवाइड करके हम 1 पोर्शन या 1% या 1 जो रेशो होती है उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। और एक बार हमारे पास 1 पोर्शन की वैल्यू आ जाए तो उसके बाद तो उसे किसी भी प्रपोर्शन में, किसी भी परसेंटेज में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर है इतनी बात? देखो रियलिटी सच्चाई ये है कि तुम्हें मैथमेटिक्स नहीं आता है, तुम धोखे में हो कि तुम्हें मैथमेटिक्स आता है, यहाँ तक कि तुम्हें गिनती भी नहीं आती है। अगर मैं बात करूँ सिंपल काउंटिंग, तो तुम्हें सिंपल काउंटिंग का भी मतलब नहीं पता है। और अगर पता है किसी को तो बताओ कि जो वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 क्या मतलब है इनके। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग 9 के बाद ये जो 10 आता है ये कैसे आ जाता है, 10 बनता कैसे है। 9 तक तो बात समझ आ गई, 99 आ जाता है, उसके बाद फिर 100 कैसे आता है, बढ़ते बढ़ते 99 फिर आगे 100, ये 100 कैसे आ जाता है, उसका लॉजिक क्या है। और ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 क्या मतलब है, 1 का मतलब क्या होता है। तुम्हें 1 का भी मतलब नहीं पता और तुम कह रहे हो कि मैथमेटिक्स आते हैं, गिनती आती है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ आईना, तुम्हें गिनती नहीं आती है, आज सीखेंगे गिनती। मैंने सुना था कलयुग आ गया है, देख भी लिया कलयुग आ गया है, गिनती नहीं आती है बच्चों को। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपकी काउंटिंग होती है उसमें सबसे पहले एक नंबर होता है 0। 0 का मतलब है कुछ नहीं है, अभी हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है। और गिनती के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और पूरी की पूरी ये जो काउंटिंग है उसका क्रिएशन जो होता है वो 1 से डिपेंडेंट होता है, 1 के ऊपर डिपेंडेंट होता है। 1 ही इस पूरी गिनती का जन्मदाता है और सारे के सारे आगे के जवाब ये 1 ही डिसाइड करेगा। और खास बात ये है 1 हमेशा 1 भी नहीं होता, 1 वेरिएबल है। 1 जो है वो बहुरूपिया है, 1 100 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है और 1 क्वार्टर भी हो सकता है।
जरूरी नहीं है कि वन वन ही हो, वन की वेरिएबल वैल्यू हो सकती हैं, और ये तुम डिसाइड करोगे कि वन तुम किसे कहना चाहते हो। वन हमेशा वन नहीं होता। जिसका एक एग्जांपल मैं दूं, तुम फ्रूट शॉप पे जाते हो और वहां पे बोलते भैया जी 1 दर्जन केले दे दो, तो आपको 1 केला देता है वो। कितने केले देता है वो 1 दर्जन में? 1 दर्जन में आपको 12 पीस देता है। तो यहाँ पे वन का मतलब वन नहीं बल्कि 12 पीसेस हो गया। उसके अलावा स्टेशनरी शॉप पे जाते हो, कई बार आपने देखा होगा रजिस्टर के बंडल बने होते हैं। आप पूछते हो भैया जी 1 बंडल कितने का? वो कहते हैं जी 1 बंडल कुछ रुपीस का है, और पता चलता है उस बंडल के अंदर 5 पीसेस होते हैं। तो 1 बंडल का मतलब तुम 5 पीस मांग रहे हो। उसके अलावा आपको एक और एग्जांपल कम का भी देता हूँ। मैं कहता हूँ से मेरे पास 1 एप्पल था, उस 1 एप्पल के मैंने 4 टुकड़े कर दिए। अब यहाँ पर 1 टुकड़ा रियलिटी में 0.25 वैल्यू को कैरी कर। अब 1 यहाँ पे 1 भी नहीं है, चौथाई रह गया सिर्फ। तो 1 क्या होगा, ये हमारी चॉइस की बात है। 1 ही सारी की सारी आगे की गिनती का क्रिएशन भी होगा। 1 कटोरी पानी को भी 1 बोला जा सकता है, 1 गिलास पानी को भी 1 बोला जा सकता है, 1 ड्रम पानी को भी 1 बोला जा सकता है, पूरी नदी के पानी को भी 1 बोला सकता है। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इतने को 1 बोलें, आप चाहे तो इतने को 1 बोलें, आप चाहे तो इतने को 1 बोलें। ये आप डिसाइड करेंगे 1 क्या होता है, और इसी से आगे की कहानी शुरू होती है। हमने अच्छा ये 1 का ये मत सोचना कि 1 ऐसा ही होता है, ये तो सिर्फ एक सिंबल है, और अलग अलग भाषाओं में इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग सिंबल है। जैसे यहाँ पे ऐसा मैंने बनाया 1, अगर आप रोमन में जाएंगे तो 1 ऐसा दिखने में लगता है, ये तो सिंबल है। लेकिन असली चीज़ है उसकी वैल्यू। जैसे कि वाटर, इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, हिंदी में पानी बोलते हैं, शब्द अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग, लेकिन उसका मतलब तो एक ही है। तो आपको ये समझना है कि 1 रियलिटी में जस्ट एक सिंबल है, उसकी जगह दूसरा सिंबल लाइक ऐसा और दूसरी भाषा में दूसरे सिंबल भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें पड़ता है उसकी वैल्यू से। तो मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू डिसाइड कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमने इसकी इंक्रीजिंग वैल्यू के लिए भी सिंबल क्रिएट कर रखे हैं। लाइक इससे अगला सिंबल हमने 2 क्रिएट कर दिया। हमने कहा भाई 2 जितना 1 था उतना ही और उसमें मिला दे तो माना जाएगा। तो अगर आपने 1 इसको माना था तो इतना ही इसमें और ऐड कर दीजिए तो ये 2 बन जाएगा। अगर आपने इतना माना था 1 तो इतना ही और ऐड करना पड़ेगा तब जाके 2 बनेगा। अब आपने इतना माना था इतना और ऐड करेंगे तो जाके 2 बनेगा। तो जो 2 है वो 1 के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आप छोटा 1 बनाएंगे तो बड़ा छोटा ही 2 भी क्रिएट होगा। आप अगर बड़ा 1 बना देंगे तो 2 भी बड़ा ही क्रिएट होगा। तो जो 2 है वो रियलिटी में एक एडिशन हुआ है 1 की वैल्यू में, और 1 की वैल्यू जो आपने पहले दी थी उसी की वैल्यू के अंदर उतना ही ऐड किया गया। फिर आगे क्या आता है 3, फिर से उतना ही ऐड कर दीजिए। अब इतना माना था आपने 1 तो इतना ऐड होगा, इतना माना था 1 तो इतना ऐड होगा, और इतना माना था 1 तो इतना ऐड होगा। मतलब अगर आपका 1 पीस का है तो 1 ऐड होगा, और आपका 1 12 पीस का है तो 12 ऐड हो जाएगा। चलिए इस तरह से बात आगे बढ़ती रहेगी। कहाँ तक जाएगी बात? रोमन में इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ निशान है, सिंबल है। हमने आगे 4, फिर 5, 6, 7, 8 और 9 इतने सिंबल क्रिएट किए। लेकिन ये सिंबल इनफाइनाइट जा सकते हैं, बट हमने इसको फिर रोक दिया। हमने कहा इनफाइनाइट सिंबल की जरूरत नहीं है, हर एक के अंदर 1 ही ऐड होता गया है। जो आपने 1 यहाँ पे डिसाइड किया था उतना ही ऐड करते चले, और यहाँ पे आके हमने नए सिंबल बनाना खत्म कर दिया। अब हमने आगे की गिनती को कैसे बनाया? हमने इन्हीं सिंबल के कॉम्बिनेशन से आगे गिनती को बढ़ाया। अब कैसे आगे की गिनती बढ़ती है, क्या है उसका लॉजिक? मैथमेटिकली आपके पास जितने भी ये नंबर होते हैं उसके आगे बाय डिफॉल्ट 0 इंसर्ट करने से कोई भी वैल्यू में चेंज, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इसके आगे ये 0 भी इंसर्ट कर दूं तो इससे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। आप इसके आगे 2 0 लगाएं, 3 0 लगाएं, 0 आगे की तरफ लगाने से वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, सेम टू सेम रहती है। ये जो हमारे सिंबल है अब यहाँ पे हमने एंड कर दिया। हमने कहा इससे आगे और नए सिंबल क्रिएट नहीं करेंगे। हमने कुल 10 सिंबल क्रिएट किए, और आगे के सिंबल इन्हीं के कॉम्बिनेशन से क्रिएट किए जाएंगे। आगे की वैल्यू इसमें कैसे क्रिएट होती है। अब हमारे पास सिंबल जब खत्म हो जाते हैं तो नए सिंबल क्रिएट करने का लॉजिक ये है कि जब आपके पास सारे सिंबल खत्म हो जाएं तो ये जो सिंबल की जो स्टाइलिंग है वो बिल्कुल शुरुआत में जो सिंबल था एम्प्टी से वहाँ से शुरुआत करेंगे, और एम्प्टी की वैल्यू क्या होती है 0, ये है। और जो भी निशान आगे था उसका अगला सिंबल जो भी था उसके अंदर उसे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये 0 1 9 है
तो इसके आगे जो भी हमारा नेक्स्ट सिंबल होगा वो अवॉइड कर दिया जाएगा। तो 0 का अगले सिंबल क्या होता है, 1 का निशान होता है। तो हमारा 10 ऐसे बनता है। अब ये 10 के बाद हमारा 11 चलता रहेगा। 11 में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 10 है ना, ये आगे हमारे पास यहाँ पे बढ़ने की गुंजाइश है। जब तक आपका राइट हैंड साइड बढ़ सकता है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं किया जाएगा। अब ये कांस्टेंट रहेगा, ये बढ़ेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये बढ़ेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये बढ़ेगा। ऐसे यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19। अब देखो लास्ट सिंबल पे पहुँच गए। जब लास्ट पे पहुँच गए फिर से इसे चेंज कैसे किया जाएगा। आखिरी है, आगे बढ़ने के लिए इसे बिल्कुल बिगनिंग पॉइंट पे लेकर जाएंगे और आगे जो भी सिंबल था उसका नेक्स्ट सिंबल रिप्लेस कर देंगे। तो आगे था 1, तो आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। अब आगे की गिनती होगी 2 0 से शुरू, तो अगला होगा 2 1, 2 2, 2 3, ऐसे 2 9 पे पहुँचेंगे, फिर खत्म हो गए सिंबल। आगे कैसे जाएगा, अब हम इसे कहेंगे 0 और 2 से अगला सिंबल, 2 से अगला सिंबल है 3, 30। ये है लॉजिक। एक दिन ऐसे ही आप बढ़ते बढ़ते 95, 96, 97, 98, 99 पे पहुंच जाएंगे। फिर अब नहीं बढ़ सकते। ध्यान से समझ लेना, जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे 0 है। 9 को रीसेट करेंगे 0 हो जाएगा। फिर से 9 है, इसके आगे सिंबल है, इसको भी रीसेट करेंगे 0 हो जाएगा। अब इसको रीसेट करना पड़ेगा और 0 से आगे रीसेट पॉइंट हमारा क्या होता है, 1। तो इसलिए देखने में 100 ऐसा दिखता है। तो कहीं भी आप जब रुक जाते हैं तब आपको रीसेट करना पड़ता है। लाइक मैं कहता हूँ मेरे पास एक नंबर है 15,778, अगला हो जाएगा 1579। अब फिर क्या होगा, अब देखो ये नहीं बढ़ सकता ना, 0 7 को आगे बढ़ाएंगे लेकिन बाकी सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे। एक टाइम पे सिर्फ जो भी आपका नंबर जब तक बढ़ सकता है हम आगे के नंबर को नहीं बढ़ाते हैं और इसी लॉजिक से आपकी गिनती चलती है, जो कि बड़ी एक अजीब सी बात है। आप लोगों को गिनती कैसे काम करते हैं, गिनती कैसे क्रिएट होती है, गिनती की वैल्यू के अंदर ये जो नंबर होते हैं उनका मतलब क्या होता है वो नहीं पता था। खैर कोई बात नहीं, अभी जो मैंने आपको बताया वो क्लियर है।